एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़के रे को देखते हैं जो कि एक ग्रेव के आगे खड़ा होता है। वो ग्रेव उसके दोस्त हावर्ड की होती जो कि वॉर के टाइम रे को प्रोटेक्ट करते हुए मारा गया था। रे हावर्ड की मौत को देखकर अपनी पावर को अनलिश कर देता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम रे को देखते हैं जो कि आर्नोल्ड एकेडमी में पढ़ने के लिए आया होता है। इस एकेडमी में सिर्फ नोबलिस फैमिली के बच्चे ही पढ़ते हैं और रे पहला था जो कि एक ओडरनी होने के बाद भी इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आया होता है। पर जब एकेडमी के बच्चों को ये बात पता चलती कि रे एक नोबल नहीं है तो वो उससे हेट करने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम एल्बर्ट होता है और रे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इस एकेडमी में नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि ये एकेडमी सिर्फ नोबल्स के लिए। पर रे को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर जब एल्बर्ट रे से लड़ने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एमिलिया होता है। एमिलिया यहाँ की सबसे बड़ी नोबल फैमिली की बेटी होती है और सभी स्टूडेंट उसको बहुत ही रिस्पेक्ट और पसंद करते थे। एमिलिया को वहाँ पर देखकर एल्बर्ट और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एमिलिया रे के पास आती है और उसको अपना नाम बताती है और रे उसको अपना नाम रे व्हाइट बताता है। एमिलिया बताती है कि रे ऐसा पहले जो कि ओडरनी होने के बाद भी इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आया है, इसलिए शायद से रे में कुछ खास बात जरूर होगी। और एमिलिया रे से कहती है कि अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके पास आ जाए। रे एमिलिया को उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स बोलता है और उसके बाद वो सभी हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर इंट्रेंस सेरेमनी हो रही होती है और प्रिंसिपल एबे सभी स्टूडेंट्स को आर्नोल्ड एकेडमी के बारे में बताती है। वो उन सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि इस एकेडमी में हम सभी सोर्सरर को उनकी मैजिक पावर को कंट्रोल करना और उसके बारे में सिखाते हैं जिससे कि वो सभी आगे चलकर एक ग्रेट सोर्सरर बन सके। प्रिंसिपल एबेल के बाद अगली स्पीच एमिलिया रोज की होती है और वो सभी स्टूडेंट्स को स्पीच देती है। उसके बाद रे अपनी क्लास में आता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से है। रे को देखकर स्टूडेंट्स ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें ऑर्डिनरी पसंद नहीं थे। फिर टीचर ग्रे रे को अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए कहती है और उसके बाद रे विंडो के बाहर देखने लगता है। रे को अभी भी वॉर के बारे में याद आ रहा होता है। तभी टीचर रे को क्लास में ध्यान लगाने के लिए कहती है। फिर टीचर एमिलिया से सोर्सरर रैंक के बारे में पूछती है और एमिलिया सभी रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद टीचर सभी को 7 ग्रेट सोर्सरर के बारे में बताती जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्सरर थे। उनमें से एक आर्नोल्ड एकेडमी की प्रिंसिपल एबे जो कि फ्लेम सोर्सरर है और दूसरी कर्नल जो कि विच सोर्सरर है। पर सबसे स्ट्रॉन्ग आइस ब्लेड सोर्सरर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है क्योंकि उनका मानना है कि वो सोर्सरर वॉर के बाद गायब हो चुके हैं। पर कुछ लोगों को अभी भी यकीन है कि आइस ब्लेड सोर्सरर अभी भी जिंदा है, इसीलिए आर्नोल्ड एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को उनके पावर के बारे में सिखाया जाएगा जिससे कि वो सभी एक ग्रेट सोर्सरर बन सके। फिर एल्बर्ट टीचर ग्रे से पूछते कि क्या रे जैसा एक ऑर्डिनरी हमारे साथ इस एकेडमी में पढ़ने वाला है, जिस पर टीचर बताते कि रे ने भी एंट्रेंस एग्जाम को पास किया इसीलिए वो भी इस एकेडमी में पढ़ सकता है। उसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स अपने सोर्सरी की क्लास में आ जाते हैं जहाँ पर टीचर ग्रे उन सभी को मटेरियल कोड के बारे में बताती है। मटेरियल कोड एक तरह का मैजिक है जिसका यूज करके आप अपनी मैजिक से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। टीचर ग्रे बताते कि ये सब मैजिक भी 3 फॉर्म लिक्विड, गैस और सॉलिड में हो सकती है। जिसके बाद एमिलिया मटेरियल कोड का यूज करके एक रोज बनाती जिसे देखकर सब एमिलिया से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट टीचर ग्रे से नॉन मटेरियल कोड के बारे में पूछता है जिस पर टीचर बताते कि वो कोड अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए नॉन मटेरियल कोड का यूज अब नहीं होता है। फिर उस लड़की की तरफ देखने लगता है जिसने नॉन मटेरियल कोड के बारे में पूछा था। वो लड़की अपना फेस कवर करके रखी होती इसलिए वो रे को उसका फेस नहीं दिख रहा होता है। फिर उस लड़की से लाइब्रेरी में मिलता है और बातें करता है। जिसके बाद रे उस लड़की के फेस को देखता है तो उसको पता चलता है कि वो लड़की तो एक हाफ एल्फ है। फिर वो हाफ एल्फ रे को अपना नाम एलिसा बताती है और रे एलिसा से कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। उसके बाद रे अपने रूम में आता है जहाँ पर उसको अपना न्यू रूममेट एवी मिलता है। एवी रे से कहता है कि उसको रे के बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो लोगों के पावर से जज करता है। फिर जैसे ही वो रे से अपना हाथ मिलाता है तो उसको पता चल जाता है कि रे के पास भी एक अच्छी बॉडी है। उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े उतार लेते और उन दोनों की बॉडी बहुत ही अच्छी होती है। एवी रे का वेलकम करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ रहने में मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। रे भी एवी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह रे वॉक पर जाता है जहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो कि फ्लावर में पानी को देने के लिए आई होती है। वो लड़की रे को अपना नाम रेबिका ब्राडली बताती है और रे उसको अपना नाम रे व्हाइट बताता है। जिसे सुनने के बाद रेबिका रे से पूछती है कि तुम वही ऑर्डिनरी हो, जिस पर रे रेबिका से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानती हो। फिर रेबिका बताती है कि तुम इस एकेडमी में पहले ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इसीलिए एकेडमी में सब तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। फिर रे जब एबी को रेबिका के बारे में बताता है तो एबी रे से पूछते है क्या तुम नोबल फैमिली के बारे में नहीं जानते हो, जिस पर रे बताता है कि वो कंट्री साइड में रहा इसलिए उसको इन सब नोबल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। ब्रैडली और ऑर्गन तीनों फैमिली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोबल फैमिली है जो कि यहाँ की पॉलिटिक और किंगडम को मैनेज करती है और इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। पर इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग रोज एमिलिया और उसकी फैमिली जो कि इन तीनों फैमिली से सबसे ऊपर आती है। फिर एकेडमी के अंदर आने के बाद रे एवी से कहते हैं कि उसको प्रिंसिपल से कुछ काम है, इसलिए वो बाद में उससे आकर मिलता है। एवी भी रे की बात मान लेता है और इधर रे भी प्रिंसिपल रूम की तरफ जाने लगता है। तभी रे एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की रे को देखकर पहचान जाती है कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है।
जिसके बारे में सभी बात कर रहे। फिर रे उस लड़की को अपना नाम रे वाइट बताता है और उसके बालों की तारीफ करता है, जिसे सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको रे एक अच्छा इंसान लगने लगता है। फिर वो लड़की रे को अपना नाम क्लैरिस बताती है, जो कि यहाँ की नोबल फैमिली क्लेवलैंड से बिलोंग करती है। रे को क्लैरिस का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो क्लैरिस से पूछता है कि क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, जिसे सुनने के बाद क्लैरिस को याद आता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है। फिर वो रे से कहती है कि हम स्कूल के बाद बात करेंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर रे भी प्रिंसिपल के रूम में आ जाता है, जहाँ पर एबी रे से कहती है कि वो रे को अपनी लाइफ एंजॉय करता देख बहुत ही खुश है, पर उसको अपने पुराने दिन याद आते जब वो सभी एक साथ टीम बनाकर रहते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और ग्राउंड में सभी शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए आए होते, जहाँ सभी रे और एल्बर्ट की फाइट को देख रहे होते। एवी एमिलिया के पास आता है और उससे कहता है कि मैं रे का फ्रेंड हूँ। एमिलिया पूछती है कि सभी लोग रे को इतना बुरा क्यों कह रहे हैं, जिस पर एवी बताता है कि रे एक ऑर्डिनरी है और सभी नोबल्स स्टूडेंट रे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो सभी रे को बुरा कह रहे। और इधर रे एल्बर्ट को शॉर्ट बैटल में हरा देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर जब एल्बर्ट दोबारा से रे पर अटैक करने की कोशिश करता है तो रे एल्बर्ट की शॉट को तोड़ देता है और रे की स्किल को देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर एल्बर्ट को यकीन नहीं हो रहा होता कि रे ने उसको हरा दिया। प्रिंसिपल भी इस बैटल को देख रही होती है और वो रे को देखकर कहती है कि रे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पा रहा है। इसके बाद हम रे और एवी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एवी रे से पूछते हैं कि क्या तुम 2 क्लब को ज्वाइन करने वाले हो और क्या तुम उसको मैनेज कर पाओगे, जिस पर रे बताता है कि वो इन सब को मैनेज कर लेगा। इतना कहने के बाद वो एवी को अपना गोल्ड हंटर लाइसेंस दिखाता है, जिसे देखकर एवी हैरान हो जाता है और उसके बाद रे हंटर क्लब में आता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत लोग होते और वहाँ पर एवी भी होता है। हंटर क्लब का लीडर रे से पूछते है क्या तुम इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए आए हो, जिस पर रे बताता है कि हाँ वो इस क्लब का हिस्सा बनने के लिए आया है। जिसके बाद लीडर रे से कहता है कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो रे को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद रे अपने कपड़े उतार देता है और उन सभी को अपनी बॉडी दिखाता है। रे की बॉडी बहुत ही अच्छी होती है और शाइन कर रही होती है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लीडर रे से कहता है कि तुम्हारी इतनी बॉडी के लिए तुमने बहुत ही मेहनत की होगी, जिस पर रे बताता है कि उसने काफी सालों तक जंगल में ट्रेनिंग की है। जिसे सुनने के बाद लीडर रे को अपना गोल्ड हंटर लाइसेंस दिखाकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारे पास भी लाइसेंस है। फिर रे भी अपने गोल्ड हंटर लाइसेंस को दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और रे को क्लब का मेंबर बना लिया जाता है। उसके बाद रे फ्लावर गार्डन क्लब को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रेबिका उस क्लब की लीडर होती है। उस क्लब में सभी लड़कियां होती है और रे उन सभी से कहते हैं कि वो इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, जिस पर डियाना मना कर देती है और बताते हैं कि हम क्लब में किसी भी लड़के को नहीं आने दे सकते, क्योंकि इसका शायद से कुछ और मोटिव होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पर आया है। फिर रेबिका डियाना से कहती है कि तुम चाहो तो रे को टेस्ट कर सकते हो, जिससे हमें पता चल सकता है कि रे इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। उसके बाद डियाना रे को बिल्डिंग के छत पर लेकर आती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लगाने हैं, इसलिए तुम इस जगह को फ्लावर लगाने के लिए एक अच्छा सा गार्डन बना दो। रे डियाना की बात सुनकर काम करना शुरू कर देता है और वहाँ पर सारी ग्रास निकाल रहा होता है। अगले दिन रे से मिलने के लिए वहाँ पर रेबिका आ जाती है और उसको लंच देती है। रेबिका रे को बताती है कि वो यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, जिसे सुनने के बाद रे रेबिका से कहता है कि तुम टॉप 3 फैमिली में से एक हो और साथ में इस एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वो दोनों नीचे 2 स्टूडेंट को आपस में शॉट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। रेबिका बताती है कि वो शायद से आने वाले शॉट टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। रे रेबिका से इस टूर्नामेंट के बारे में पूछता है, जिस पर रेबिका बताती है कि वो शॉट टूर्नामेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग शॉट फाइटर को ढूंढा जाता है। फिर रेबिका रे से पूछती है क्या तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले हो, जिस पर रे बताता है कि उसने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। रेबिका रे की मसल को देखने लगती है और उससे पूछती है क्या वो उसकी बॉडी को टच कर सकती है, जिस पर रे उसको हाँ कर देता है और रेबिका रे की मसल को टच करती है और उसको बताती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। रे बताता है कि उसने काफी दिन तक जंगल में ट्रेनिंग की, इसलिए उसकी बॉडी अच्छी है। एक वीक बाद रे सभी को अपना काम दिखाता है, जो कि उसने पूरा कर लिया होता है। रे के काम को देखकर फ्लावर क्लब्स की सारी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर डियाना भी रे को क्लब में ज्वाइन करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद रे अपने ड्रोम में जा रहा होता है और प्रिंसिपल की बात को याद करने लगता है। प्रिंसिपल ने रे को एक मिशन के लिए बुलाया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस एकेडमी में एक स्पाई आ चुका है, इसलिए वो चाहती है कि रे इस बारे में पता लगाए और उन्होंने सभी टीचर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। फिर रे वहाँ पर क्लैरिस को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कुछ बग्स को देख रही होती है। रे क्लैरिस से पूछते कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिसे सुनने के बाद क्लैरिस घबरा जाती है। फिर वो रे से कहते कि मैं यहाँ पर बग्स को देख रही हूँ, जिसके बाद रे बताता है कि उसको भी बग्स बहुत ही पसंद है। ये सुनकर क्लैरिस खुश हो जाती है और वो रे से कहती कि उनको बाकी सभी की तरह डॉग्स और कैट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो ज्यादा इंटरेस्ट बग्स को देखने में ही आता है। रे क्लैरिस से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बग्स के बारे में और बताऊंगा, जिन्हें मैं जंगल में देखा करता था। क्लैरिस रे की
की बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीचर रे से सोर्सरी के कुछ फॉर्मेशन के बारे में पूछती है, जिस पर रे सभी फॉर्मेशन के बारे में बता देता है। फिर टीचर रे से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और ये सुनकर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि आज हमें जंगल में एक स्पेशल टेस्ट के लिए जाना होगा, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप बना ले। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाने लगते हैं। रे और एबी अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देते। फिर वो दोनों एलिसा के पास आ जाते और उसको भी अपने ग्रुप में आने के लिए कहते हैं। एलिसा रे की बात मान लेती है और उस ग्रुप में आ जाती है। तभी एमिलिया उनके पास आती है। एमिलिया रे से पूछती है क्या उनके ग्रुप में मेरे लिए कोई जगह है, जिस पर रे बताता है कि तुम्हारी जगह इस ग्रुप में पहले से ही है। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते कि एमिलिया रे वाइट के ग्रुप में ज्वाइन कर रही है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स जंगल में आ जाते और टीचर उन्हें एग्जाम के रूल्स बताती है कि उन सभी को जंगल में जाकर स्टैम्प्स को कलेक्ट करना होगा। इस टेस्ट में उन्हें बाहर से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। फिर एवी रे से पूछते हैं क्या वो इस टेस्ट के लिए नर्वस है, जिस पर रे बताता है कि मुझे अपना पास्ट याद आ रहा है। उसके बाद रे सभी को कहते हैं कि वो पीछे रहकर सबको प्रोटेक्ट करेगा और एबी सबसे आगे रहेगा। फिर वो सभी जंगल में चले जाते हैं और तभी एलिसा के पास एक मोस्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। पर रे उस मोस्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर रे और उसकी टीम को उसका पहला स्टैंप मिल जाता है और वो सभी आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी किसी के टीम के मेंबर को एक भी स्टैंप नहीं मिला होता है। रात में रे अपने सभी दोस्तों के साथ कैंपिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वो सभी बोनफायर के आगे बातें कर रहे होते हैं। वो सभी रे के सर्वाइवल स्किल की तारीफ कर रहे होते हैं कि किस तरह रे ने सभी मोस्टर्स को खत्म कर दिया और उसको जंगल के बारे में सब कुछ पता है। फिर रे बताता है कि उसने इन सब की ट्रेनिंग बहुत ही पहले ले ली थी, इसलिए उसको जंगल में सर्वाइव करना आता है। एवी एमिलिया से पूछते हैं कि तुम तो सबसे बड़े नोबल की फैमिली की बेटी हो और तुम्हें एकेडमी में सभी बहुत ही पसंद करते हैं, जिस पर एमिलिया सैड हो जाती है और बताती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी लाइफ खुद के तरीके से जीना चाहती है। फिर रे सोचने लगते हैं कि क्या उसको अपनी सच्चाई इन सभी लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि उसके मास्टर ने उसको बताया था कि अगर रे को उसके अच्छे दोस्त मिले जिन पर वो ट्रस्ट कर सकता है तो रे उन सभी को अपनी सच्चाई के बारे में बता सकता है। पर इस बात से परेशान था कि वो सब इसके बारे में जानने के बाद उससे नफरत न करने लगे। उसके बाद सभी सोने लगते और रे रात में पहरा दे रहा होता है। अगली सुबह रे और बाकी सभी को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद रे उस ओर जाने लगता है और इधर एक मोस्टर एल्बर्ट पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी रे वहाँ पर आ जाता है और उस मोस्टर को अपने स्किल का यूज करके खत्म कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एमिलिया और सभी आ जाते हैं और वो एल्बर्ट और उसके सभी दोस्तों की मदद करने लगते हैं। फिर एमिलिया रे से पूछती है क्या इस मोस्टर को तुमने हराया, जिस पर रे बताता है कि हाँ, इस मोस्टर को उसने ही हराया है। एमिलिया रे से पूछने लगती है कि वो कौन है और उसकी सच्चाई क्या है। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपा होता है और वो अपने मैजिक से उस मोस्टर को दोबारा से जिंदा कर देता है। इस बार वो मोस्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन रे उस मोस्टर के सभी अटैक को रोक लेता है। फिर एमिलिया और सभी उस मोस्टर पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि रे को एक चांस मिल जाता है और रे उस मोस्टर को अपनी सोर्ड से काट देता है। रे अपने दोस्तों को देखकर अपनी पुरानी टीम को याद करने लगता है। उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट बनाया जाता है, जहाँ पर रे और उसकी टीम को सबसे ज्यादा स्कोर मिला होता है। ये देखकर कोई भी स्टूडेंट्स खुश नहीं हो रहा होता, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि रे की टीम एमिलिया की वजह से जीत पाई है। इधर लीडिया अभी भी केरला के साथ रे का वेट कर रही होती है। तभी रे वहाँ पर आता है। लीडिया रे से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछती है, जिस पर रे बताता है कि उसकी स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर रे लीडिया से अपनी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर लीडिया बताती है कि 5 साल बाद ही रे अपनी पावर का यूज कर पाएगा। लेकिन अगर रे को ऐसा फील हुआ कि उसके दोस्त खतरे में, तो वो अपनी पावर का यूज कर सकता है, क्योंकि लीडिया ने अपने आइस ब्लेड सोर्सरर की पावर अब रे को दे दी है, इसलिए वो इस पावर का यूज अपने हिसाब से कर सकता है। लीडिया रे को बताते कि उसने जो इनग्राम पर रिसर्च की थी, उसकी वजह से कुछ इविल ऑर्गेनाइजेशन उस रिसर्च के पीछे पड़ चुके हैं और बार बार हमें अपने साथ काम करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। फिर लीडिया रे से पूछती कि हम अपने मैजिक का यूज कर पाते, जिस पर रे बताता है कि हमें मैजिक का यूज करने के लिए अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जिस मैजिक फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है उसको पहले अपने दिमाग में अच्छे से मटेरियल कोड का यूज करके रेडी किया जाता है, फिर उस मैजिक का यूज किया जाता है। लीडिया रे को बताती कि इविल ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत ही बुरे हैं और वो दिमाग के हिस्से तक जाने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं, जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए वो एक बुरे तरीके का यूज करते हैं और उन्हें लोगों को जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सभी बस ज्यादा पावर के लिए वो सब कर रहे और मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कर्नल ने मुझे बताया था कि उन्होंने बाकी सभी सोर्सरर को अपना प्लान में शामिल करने की कोशिश की है, पर कुछ सोर्सरर शायद से उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद लीडिया और रे बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। लीडिया रे से पूछती है क्या एकेडमी में उसके फ्रेंड्स बने हैं, जिस पर रे बताता है कि उसने बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए हैं, उनमें से एक एल्फ भी है जिसे आपकी बुक बहुत ही अच्छी लगती है। ये सुनने के बाद लीडिया रे से कहती है कि वो अगली बार अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को यहाँ पर जरूर लेकर आए, क्योंकि मैं भी उन सभी से मिलना चाहती हूँ। और रे लीडिया की बात मान लेता है और कहता है कि वो अगली बार उन सभी को अपने साथ जरूर लेकर आएगा। फिर लीडिया रे से कहती है कि 100 टूर्नामेंट जल्द ही होने वाला, तो क्या तुम उसमें हिस्सा
हिस्सा ले रहे हो। जिस पर रे बताता है कि वो अपनी पावर की सच्चाई के बारे में अभी किसी को भी नहीं बताना चाहता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस शॉर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा और अपने फ्रेंड्स को चीयर करेगा। फिर लिडिया रे को एक बुक देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। इसमें सोर्सरी और बाकी सभी ट्रेनिंग मैनुअल के बारे में लिखा हुआ है जिसे मैंने बनाया है। रे उस बुक को ले लेता और अगले दिन रे को सुबह एलिसा मिलती है जो कि शहर की लाइब्रेरी में जा रही होती है। रे एलिसा से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ लाइब्रेरी चल सकता है, जिस पर एलिसा मान जाती है। उसके बाद एलिसा अपने कपड़े चेंज करती है और रे के साथ लाइब्रेरी चलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पर मिस एलिसा लिडिया की रिसर्च के बारे में पढ़ रही होती है। एलिसा रे से पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है, जिस पर रे बताते हैं कि वो एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रहा है। क्योंकि उसको इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं है पर उसको ये पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है, इसलिए वो इन सब के बारे में और जानने के लिए नोवेल पढ़ रहा है। फिर एलिसा और रे दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं जहाँ पर कैरिस उन्हें छुप कर देख रही होती है। कैरिस सोच रही थी कि रे आज दूसरी लड़की के साथ यहाँ पर किस लिए आया है और उसको लगता है कि शायद से रे उस लड़की को डेट कर रहा है। फिर रे और एलिसा दोनों कैरिस के पास आते हैं और उसे देखकर कैरिस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। रे कैरिस से पूछते हैं क्या वो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है, जिस पर कैरिस बताती है कि एग्जाम आने वाली इसलिए वो यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करने के लिए आई है। फिर रे कैरिस को अपने साथ लंच करने के लिए पूछता है और वो सभी साथ में मिलकर लंच करते हैं। रे कैरिस और एलिसा दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बाद वो सभी साथ में लंच करते हैं। लंच करने के बाद एलिसा और कैरिस दोनों अपने अपने ड्रोम में वापस जाने लगते हैं। तभी रे उधर एमिलिया को देखते हैं जो कि एक नोबल मीटिंग के लिए आई होती है। एमिलिया रे को बताते कि ये मीटिंग हर साल होती है और शॉर्ट टूर्नामेंट की वजह से इस बार कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है, पर मुझे इन सब मीटिंग में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रे एमिलिया को बताता है कि वो एलिसा और कैरिस दोनों के साथ लंच करके आया है, जिसे सुनने के बाद एमिलिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो रे से पूछती है क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो और रे उसकी बात मान लेता है। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर एमिलिया अपने बहुत सारे ड्रेसेस सिलेक्ट करती है। रे एमिलिया की ड्रेस की बहुत ही तारीफ कर रहा होता है और तभी एमिलिया रे से पूछती है तुम सभी गर्ल से इतना कैजुअली बात कैसे कर लेते हो, जिस पर ये बताता है कि वो बचपन से बहुत सारी लेडीज के बीच में बड़ा हुआ है, इसलिए वो गर्ल्स के साथ ज्यादा घुल मिल जाता है। तभी एमिलिया अपने पास एक स्पाइडर देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रे के पास आ जाती है। रे एमिलिया को उसके अंडर गारमेंट्स में देख लेता है जिसे देखकर एमिलिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। फिर वो रे से उसके लिए माफी मांगती है, जिस पर रे बताता है कि वो उसकी गलती है क्योंकि उसने बिना एमिलिया के परमिशन के उसकी बॉडी को टच किया। उसके बाद रे टीचर ग्रे के पास आता है और टीचर ग्रे ने उसको अपने पास रे से बात करने के लिए बुलाया था। टीचर रे से कहती है कि अगर उसको एकेडमी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो उनके पास आ सकता है, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि इस एकेडमी में बहुत सारे नोबल रे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रे बताता है कि वो इन सब को मैनेज कर सकता है और उसको किसी भी नोबल्स की बात बुरी नहीं लगती है क्योंकि वो उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है और अपने दोस्तों के साथ रहता है। उसने इस एकेडमी में ऐसे दोस्त बनाए जो कि बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने मैजिक पावर को इंक्रीज कर रहा होता है। अगले दिन रे हंटर क्लब में एवी के साथ वर्कआउट कर रहा होता है और उसके बाद वो डियाना के पास आता है। डियाना रे को कुछ कप्स देती है और उससे कहती है कि आज तुम कब में जाके वहाँ का कुछ काम पूरा कर दो। रे डियाना की बात मान लेता और क्लब के अंदर चला जाता है। जैसे ही रूम खोलता है और रेबेका को देखते हैं जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। ये देखने के बाद रे डोर को बंद कर देता और फिर उसके बाद रेबेका से इस गलती के लिए माफी मांगता है। रेबेका रे से कहती है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगा और किसी को भी नहीं बताएगा और रे रेबेका की बात मान लेता है। फिर रेबेका रे को एक बुक दिखाती जिसमें फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद वो दोनों बाहर फ्लावर को देखने के लिए जाते हैं और रे रेबेका को एक बुक पढ़ने के लिए देता है। फिर रेबेका रे से पूछती तुम इस शॉर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हो और तुम सिर्फ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनोगे, जिस पर रे बताता है कि वो एमिलिया रोज को चीयर करेगा और इस टूर्नामेंट के इवेंट को मैनेज भी करेगा। जिसे सुनने के बाद रेबेका बताती है कि एमिलिया बहुत अच्छी स्टूडेंट है और तीनों फैमिली के लीडर की बेटी है। इस एकेडमी में भी बहुत सारे स्टूडेंट उसको बहुत ही पसंद करते हैं। फिर रेबेका से थर्ड फैमिली ओल्ग्रेन के बारे में पूछता है, जिस पर रेबेका बताती कि ओल्ग्रेन फैमिली की बड़ी बेटी और एमिलिया के बीच में जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ओल्ग्रेन फैमिली की बड़ी बेटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सभी स्टूडेंट शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं जहाँ पर एमिलिया फाइट कर रही होती है। एमिलिया की फाइट को देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसको चीयर किए जा रहे होते हैं। फिर एमिलिया उस फाइट को जीत जाती है और उसके बाद वो टीचर से कहती है कि उसको रे के साथ बैटल करना है, जिस पर टीचर बताते कि रे इस शॉर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले इसलिए वो तुमसे फाइट नहीं करेगा। पर एमिलिया रे के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझसे फाइट करोगे, जिस पर रे मान जाता है। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और रे एमिलिया की स्ट्रेंथ को देखकर समझ जाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एमिलिया रे से कहती है कि वो उससे लड़ना चाहती है क्योंकि उसने जंगल में रे की स्किल्स को देखे थे जो कि बहुत ही कमाल के हैं। रे भी इस फाइट में एक्साइटेड हो जाता है और वो जैसे ही एमिलिया पर अटैक करने के लिए जा रहा था तभी उसके माइंड में कुछ होता है जिसकी वजह से रे की शॉट हाथ से छूट जाती है और वो इस बैटल में हार जाता है।
एमिलिया रे से पूछती कि अभी उसको यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर रे बताते कि उसको कुछ भी नहीं याद है। फिर सभी साथ में बैठकर लंच करते और एवी रे से पूछते कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, जिस पर रे बताते कि बचपन से उसके मास्टर ने उसको ट्रेन किया, पर उसकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती थी क्योंकि मेरी मास्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट और उन्होंने मुझे सोर्सरी के बारे में सिखाया है। फिर उसके बाद वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और रे को फाइट के लिए चैलेंज करता है। रे एल्बर्ट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो सभी जंगल में फाइट करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर एक बैरियर लगा होता है। वो इस फाइट में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते थे। फिर एल्बर्ट रे को अपनी सोर्ड देता है और सोर्ड को देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये फाइट असली सोर्ड से होने वाली होती है और रे इस बैटल के लिए मान जाता है। उसके बाद वो और एल्बर्ट दोनों फाइट करने लगते पर रे एल्बर्ट पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से एल्बर्ट की सोर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। फिर एल्बर्ट अपने पास्ट को याद करने लगता है। उसकी फैमिली को पहले से बड़े नोबल बहुत ही नीचे दिखाते और ये सब देखकर एल्बर्ट को बहुत ही गुस्सा आता, इसलिए उसने सोच लिया होता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपनी फैमिली को रैंक के ऊपर लेकर जाएगा। फिर एल्बर्ट अपने मैजिक पावर से रे पर अटैक करने लगता है, लेकिन रे उस अटैक को सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते और एल्बर्ट रे से कहते कि तुम जरूर नोबल फैमिली से होगे, जो कि अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ अपनी पावर को भी सभी से छुपा कर रखा है। फिर एल्बर्ट को बताते कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से और वो सोर्ड के साथ मैजिक भी यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद एल्बर्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज रे पर करता है, लेकिन रे उस अटैक को अपनी सोर्ड से काट देता है और ये देखकर एल्बर्ट हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि रे ने उसके सबसे पावरफुल अटैक को ही खत्म कर दिया। फिर एल्बर्ट अपनी हार मान लेता है और रे अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ एमिलिया रे से उसकी सच्चाई पूछती है और रे जैसे ही अपनी सच्चाई के बारे में सभी को बताने के लिए जा रहा होता है, तभी सब ग्रेविटी मैजिक के नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर एक मास्क पहना इंसान आने लगता है जिसने की मैजिक का यूज किया था। उसके बाद वो अपने असली रूप में आता है और सबको पता चलता है कि वो इंसान टीचर ग्रे है। टीचर ग्रे रे से कहती है कि तुम सभी से बहुत ही अलग हो और तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। रे को भी समझ में आ जाता है कि टीचर ग्रे ही वो स्पाई है और उन्होंने ही जंगल में उस मोस्टर का यूज किया था। टीचर ग्रे बताती है कि वो इविल ऑर्गेनाइजेशन से और उन्होंने यहाँ पर एक बैरियर बनाया है जिससे कि बाहर का कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आ सकता और उसके बाद रे पर अटैक करने लगती है, लेकिन रे उन सभी अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर ग्रे रे के दोस्तों पर अपने मैजिक से अटैक करती है, जिसे देखने के बाद रे अपने मास्टर की कई बातों को याद करने लगता है कि मुश्किल में वो अपनी पावर का यूज कर सकता है। जिसके बाद रे क्रोनो लॉक को एक्टिव करता है जिसकी पावर की वजह से वहाँ पर आइस आ जाता है, जिसे देखकर टीचर ग्रे हैरान हो जाती है। रे अपनी आइस ब्लेड का यूज करता है और उनके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। टीचर ग्रे को यकीन नहीं हो रहा होता कि रे ही आइस ब्लेड सोर्सरर है और वो रे से कहती है कि आइस ब्लेड सोर्सरर तो फार ईस्ट के वॉर के बाद से ही गायब हो चुका था, जिस पर रे बताता है कि आइस ब्लेड सोर्सरर ने अपनी रैंक एक बच्चे को दे दी और अब से वो आइस ब्लेड सोर्सरर है। ये सुनने के बाद टीचर ग्रे वहाँ से भागने लगती, पर रे अपनी सोर्ड से उनके पैर पर अटैक करता है, जिससे कि टीचर ग्रे वहीं पर रुक जाती। फिर रे उनके पास आता है। टीचर ग्रे रे से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती, तभी वो रे पर अटैक कर देती है, पर रे को उनकी अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो टीचर से पूछते कि आप इतना ही कर सकती हो। जिसके बाद टीचर अपने पास से एक इंजेक्शन को निकालती है और अपने दिमाग में मार लेती है और एक को बताती कि मैं एक इविल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ, इसलिए इतनी आसानी से नहीं हार सकती हूँ। वो इंजेक्शन टीचर ग्रे के दिमाग में जाकर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि टीचर ग्रे एक मोस्टर में चेंज हो जाती है। इसके बाद हम आगे देखते कि रे और टीचर ग्रे फाइट कर रहे होते। रे टीचर ग्रे के सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर टीचर ग्रे रे से पूछती कि उनके सभी अटैक का उस पर असर कैसे नहीं हो रहा है, जिस पर रे बताता है कि उसने एंटी मटेरियल कोड का यूज किया है, जिसे सुनने के बाद टीचर हैरान हो जाती है क्योंकि एंटी मटेरियल कोड का यूज कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि इसको बहुत ही पहले खत्म कर दिया गया था। फिर रे बताता है कि उसने इस कोड के बारे में पता लगाया और इसको सीख लिया। उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते और इधर रे की बॉडी आइस में जम रही होती है। ये देखकर टीचर ग्रे रे से कहते कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इधर एमिलिया और बाकी सभी रे को देखकर हैरान हो जाते क्योंकि उसकी बॉडी फ्रीज हो रही होती है। फिर रे अपनी पावर का यूज करके टीचर ग्रे को आइस में फ्रीज कर देता है और उसके बाद वो अपने क्रोनोस लॉक को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उसकी आइस ब्लेड सोर्सरर की पावर लॉक हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। पर इस फाइट की वजह से रे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम रे के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर लीडिया को रे एक वॉर में मिला था और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। फिर जब रे ठीक हो गया तो उसको वापिस से उसके गाँव भेजा गया, पर उसके गाँव वालों ने उसको अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद कर्नल अपने चीफ से कहती कि वो रे को अपने साथ अपने घर पर रखेगी। चीफ कर्नल को समझाती कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी आने वाले टाइम में उन्हें बहुत सारे वॉर में जाना है, जिस वजह से वो रे का ध्यान नहीं रख पाएगी। फिर लीडिया कहती कि वो रे को अपने पास रखेगी। तभी रे वहाँ पर आ जाता है और लीडिया रे से पूछती कि वो आगे क्या करना चाहता है, जिस पर रे लीडिया को बताता है कि वो उनके साथ रहना चाहता है और ये सुनकर लीडिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लीडिया रे को अपनी आइस ब्लेड सोर्सर की पावर देती है और उससे कहती कि मैं आज से तुम्हारी मास्टर हूँ, इसलिए अब तुम हमारे साथ रहोगे और मैं तुम्हें एक अच्छा सोर्सरर बनाऊंगी। कुछ सालों बाद रे उन सभी के साथ वॉर में भी जाने लगता है।
रे भी एक स्ट्रॉन्ग सोर्सर बन गया और एक दिन वॉर में हावर्ड की मौत रे के सामने हो जाती है। हावर्ड ने रे को स्वॉर्ड चलाना सिखाया था, जिसे देखकर रे को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और ओवर हीटिंग की वजह से वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से लीडिया को बहुत ही चोट आती है। फिर जब रे को होश आता है तो वो अपने पास मास्टर लीडिया को देखता है और सोचने लगता है कि अभी उसने जो भी कुछ देखा था वो सिर्फ एक सपना था। लीडिया रे से पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर रे बताता है कि वो ठीक है। फिर ये लीडिया से माफी मांगता है कि उसने अपने पावर का यूज किया, जिस पर लीडिया बताती है कि उसने बिल्कुल सही किया, इसलिए तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। और रे अपने दोस्तों के बारे में पूछता है कि क्या वो सब ठीक है। प्रिंसिपल एबे बताते कि उन सभी को ज्यादा चोट नहीं आई है, इसलिए वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। फिर लीडिया रे से कहती कि जब तुम ठीक हो जाओ तब तुम मुझसे मिलने के लिए घर जरूर आना। इतना कहने के बाद लीडिया वहाँ से चली जाती। फिर केरला रे को बताती कि मास्टर लीडिया तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान थी, इसलिए वो जल्दी से यहाँ एकेडमी में तुम्हें देखने के लिए आ गई। उसके बाद कैलेरा भी वहाँ से चली जाती है और प्रिंसिपल एबे रे से कहती है कि मैं इस डिसीजन के खिलाफ थी कि तुम्हें इस एकेडमी में ना भेजा जाए, क्योंकि तुमने अपना बचपन वॉर और बैटलफील्ड में बिताया, जहाँ पर तुमने सिर्फ बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। इसीलिए मुझे लगा कि तुम इस एकेडमी में ठीक से नहीं रह पाओगे, जहाँ सभी नोबल्स तुम जैसे एक ओडर्नी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। पर लीडिया ने एवे से रिक्वेस्ट की थी कि वो रे को इस एकेडमी में ज्वाइन कर दे, क्योंकि लीडिया नहीं चाहती थी कि रे की लाइफ ऐसे वॉर और बैटलफील्ड की वजह से खराब हो जाए। लीडिया को लगता था कि तुम्हें अभी अपने एज के लोगों की जरूरत है जिन्हें तुम समझ सको, तुम्हें किसी बैटलफील्ड या फिर बेड की जरूरत नहीं है। इसलिए लीडिया ने मुझसे पहली बार रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें इस एकेडमी में भेजा जाए, ताकि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सको। इधर एकेडमी के बाहर लीडिया रोने लगती है, पर उसको इस बात की खुशी होती कि रे बच गया है। प्रिंसिपल एबे जब वहाँ से चली जाती, फिर एमिलिया और सभी रे से मिलने के लिए उसके रूम में आते। रे उन सभी से माफी मांगता है कि उसने उन सभी से अपनी सच्चाई छुपा कर रखी। उसके बाद रे उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो 7 ग्रेट सोर्सरर में से एक आइस ब्लेड सोर्सरर है, जो कि ईस्ट वॉर के बाद गायब हो चुके थे। वो उन्हें बताता है कि उसने वॉर में बहुत सारे लोगों को खोया है, उसकी ओवर हीटिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है और उसके मास्टर की हालत भी उसी की वजह से हुई है। जिसे सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते। रे बताता है कि वो अभी क्रोनोस लॉक स्पेल का यूज कर रहा है, जिससे कि उसकी पावर लॉक हो जाती है। एमिलिया रे से पूछते कि तुम इसी कारण से सोर्सरी में अच्छे नहीं हो, जिस पर रे बताता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर उन सभी से कहता है कि मैंने तुमसे अपने पास्ट को छुपाया और तुम सभी को धोखे में रखा, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम सबके करीब रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ इस समय खून से भरे पड़े और मैं हमेशा इसी के बारे में सोचता हूँ। जिसे सुनने के बाद एमिलिया रे से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे और काइंड पर्सन हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो। फिर एवी और बाकी सब भी रे से यही कहते हैं कि उन्हें रे के पास्ट से कोई भी परेशानी नहीं है, उन्हें रे पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो सब रे के साथ ही रहना चाहते थे, क्योंकि रे उनका दोस्त है और एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। जिसे सुनने के बाद रे खुश हो जाता है और रात में रे से मिलने के लिए एल्बर्ट आया होता है। रे एल्बर्ट से पूछते कि तुम इतनी रात को किस काम के लिए आए हो, जिस पर एल्बर्ट रे से माफी मांगने लगता है। एल्बर्ट रे से कहते हैं कि उसने उसके साथ बहुत ही बुरा किया, जिसे वो बदल नहीं सकता है, पर रे एल्बर्ट को माफ कर देता है और उससे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुमने अपनी गलती को महसूस किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए आ गए, जिससे कि पता चलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और फिर एल्बर्ट रे से कहते हैं कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, जिस पर रे बताता है कि ब्लड लाइन और टैलेंट दोनों जन्म से ही मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पर वही सब कुछ नहीं होता है। तुम्हें एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छे एफर्ट्स की जरूरत है और उसके साथ तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सिखाया जाता है और मैंने बहुत ही एफर्ट भी किया है, इसलिए तुम्हें भी अब एफर्ट्स डालने की जरूरत है और इस बात को समझना होगा कि तुम भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, पर तुम्हें इन सब के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। एल्बर्ट को रे की बात समझ में आ जाती है और वो इन सब के लिए रे को थैंक्स कहता है। इसके बाद हम एमिलिया को देखते हैं, जो कि नहा रही होती है और रे के बारे में सोच रही होती है कि उसका पास्ट बहुत ही बुरा था, पर फिर भी वो 7 ग्रेट सोर्सर में से एक है और आइस ब्लेड सोर्सर है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर एमिलिया सोचने लगती है कि क्या वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि रे का ध्यान उस पर बहुत ही कम होता है। उसके बाद क्लास में कर्नल सभी को पढ़ाने के लिए आई होती है और वो उन सभी को बताती कि वो अब से उनकी क्लास की होमरूम टीचर है। फिर कर्नल सभी को आने वाले शॉर्ट टूर्नामेंट के बारे में बताती है, जो कि हर साल होता है और पिछले साल का टूर्नामेंट रेबेका ने जीता था, पर इस बार टूर्नामेंट में अर्नोल्ड एकेडमी में से 5 की जगह 6 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। इस एकेडमी में मैक्रोस और डियोम एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं, इसलिए सभी को इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट इस टूर्नामेंट को मैनेज करने वाले हैं। उसके बाद इसके बारे में कैसे पता चला कि कौन सा स्टूडेंट जीतने वाला है, जिस पर ये बताते कि उसने उन दोनों के बीच के पावर लेवल और एबिलिटी को देख लिया था, इसलिए उसको पता चल गया कि कौन इस बैटल में जीत सकता है। और इधर एमिलिया भी अपना बैटल जीत चुकी होती है, पर एमिलिया को इस बात की खुशी नहीं होती है और वो वहाँ से जाने लगती है।
रे को पता चल गया था कि एमिलिया किसी बारे में सोच रही है। फिर एमिलिया अपने फादर की बातों को याद करने लगती कि उसके फादर ने एमिलिया से कहा था कि वो रोज फैमिली से है, जो कि तीनों नोबल्स फैमिली में सबसे ऊपर की फैमिली है, फैमिली के खिलाफ। इधर रे रेबेका से की सबसे बड़ी बेटी है। रे पूछते कि क्या वो स्ट्रॉन्ग है, जिस पर डियाना बताती कि एरिना उससे एज में यंग है, पर उसने एक बार उसकी प्रैक्टिस फाइट देखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रेबेका बताती कि एमिलिया और एराइन की फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके बाद डियाना कहते कि इस बार रेबेका इस टूर्नामेंट को जीतने वाली है। अगले दिन एमिलिया अपने सभी बैटल को जीतकर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो जाती है और इधर एल्बर्ट भी सेकंड नंबर पर क्वालिफाई कर लेता है। पर एमिलिया अभी भी खुश नहीं होती और शाम को रे एमिलिया के पास आता है और उससे कहता है कि अभी तक तुमने जितने भी फाइट किए वो बहुत ही आसान दे सकते हो, जिससे कि तुम स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। फिर एमिलिया रे से पूछती कि अगर तुमने मुझे ट्रेनिंग दी तो तुम्हारे पावर के बारे में सभी को पता चल जाएगा, जिस पर रे बताता है कि वो सब मैनेज कर लेगा। फिर वो एमिलिया को एक बुक दिखाता है जो कि उसके मास्टर लीडिया ने दी थी। रे एमिलिया से कहते हैं कि ये बुक मेरे मास्टर की है और इसमें लिखे ट्रेनिंग मैनुअल को फॉलो करके तुम स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। एमिलिया रे को ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद वो अपने पास्ट को याद करती है, जब बचपन में वो और अरियान दोनों पार्टी में मिले थे और उसके बाद वो दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों हमेशा साथ में रहते और साथ में खेलते और एक दिन टूर्नामेंट में एमिलिया अरियान से हार जाती है। उसके बाद से एमिलिया ने अरियान से बात करना छोड़ दिया और उससे दूर चली गई। इतना सोचने के बाद एमिलिया सो जाती है और अगले दिन वो रे को ढूंढने के लिए जाती है। तभी रे एमिलिया के सामने डियाना और रेबेका भी रे के पास आती है। डियाना रे से पूछती कि तुम इतनी सुबह गर्ल्स ड्रॉप में क्या कर रहे हो, जिस पर रे बताता है कि वो यहाँ पर एमिलिया को ट्रेनिंग के लिए उठाने के लिए आया था। फिर एमिलिया वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर रे उसका पीछा करने लगता है और फिर रे से वही सवाल पूछते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, क्योंकि उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि क्या वो थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग बना है या फिर नहीं। जिस पर एल्बर्ट को बताता है कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हें इसके से कहता है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। इधर क्लैरिस अपने असाइनमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और एलिसा उसकी मदद कर रही होती है, जिस पर वो बताते हैं कि उन्होंने एमिलिया को नहीं देखा है। फिर अपनी पावर से एमिलिया को ढूंढ लेता है। एमिलिया क्लासरूम में छुपी होती है और उसको देख कर दल लिया है। इधर रे भी डियोम एकेडमी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। रे उस बच्ची से पूछते है कि वो क्यों रो रही, जिस पर वो बच्ची बताती कि वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही है। फिर रे उस बच्ची से उसका नाम पूछते, जिस पर वो बच्ची बताती कि उसका नाम टियाना एल्ग्रेन है, जिसे सुनने के बाद रे को पता चल जाता है कि वो अरियान की छोटी बहन है और उसके बाद रे उसको अपना नाम लिली व्हाइट बताता है। फिर वो दोनों साथ में अरियान को ढूंढने लगते हैं और लिली व्हाइट को डियोन एकेडमी के स्टूडेंट्स देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिली दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। फिर अरियान को ढूंढ लेता है, जिसके बाद अरियान लिली को उसकी बहन का ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलती है और फिर लिली से पूछती कि वो इस एकेडमी में किस रीजन से आई है, क्योंकि अरियान को ये बात पता चल गई होती कि लिली उसकी एकेडमी की स्टूडेंट नहीं है और ये देखकर रे भी इम्प्रेस हो जाता है। फिर रे अपनी रियल आवाज में अपनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो लिली से पूछती है कि तुम एक लड़की हो, जिस पर रे बताता है कि वो आर्नोल्ड एकेडमी का स्टूडेंट है और अमीलिया का एक अच्छा दोस्त। ये सुनने के बाद अरियान रे से पूछती है कि उसने अपनी आवाज को कैसे चेंज किया और उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट लड़की की तरह ही दिख रही है, जिस पर रे बताता है कि उसने अपने मटेरियल कोड का यूज करके अपनी आवाज को चेंज किया है। फिर वो अरियान से कहते हैं कि वो यहाँ पर उसकी पावर को देखने के लिए आया है। अरियान रे की बात मान लेती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी छोटी बहन की हेल्प की है, इसलिए वो रे के साथ फाइट करने के लिए मान जाती है और वो दोनों शॉर्ट बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ अरियान रे को अपनी पावर दिखाती है और उसको हरा देती है और ये देखकर रे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अरियान से कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और इस बार अमीलिया भी बहुत ही मेहनत कर रही है, इसलिए इस टूर्नामेंट में अमीलिया अरियान को आसानी से नहीं जीतने देगी। अरियान रे से पूछती है क्या तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले हो, जिस पर रे बताता है कि वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और उसने टूर्नामेंट में कुछ रीजन से हिस्सा नहीं लिया है। इतना कहने के बाद रे वहाँ से चला जाता है और इधर रास्ते में एक लड़की को रे गिरने से बचा लेता है। वो लड़की रे को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि रे अभी भी लिली के रूप में ही होता है, इसीलिए वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। फिर वो लड़की रे से उसका नाम पूछती है और रे उसको अपना नाम लिली व्हाइट बताता है, जिसके बाद वो लिली को अपना नाम मारिया ब्राडली बताती है। ये सुनकर लिली मारिया से पूछती है क्या तुम रेबेका की छोटी बहन हो, जिस पर मारिया लिली से पूछती है तुम मेरी बहन के बारे में कैसे जानती हो। फिर लिली बताती है कि रेबेका ने उसकी मदद की, इसलिए वो उसको अच्छे से जानती है। उसके बाद मारिया लिली से कहती है कि वो इस एकेडमी को देखने के लिए आई थी और अगले साल वो भी इस एकेडमी में पढ़ने वाली है। इतना कहने के बाद मारिया वहाँ से चली जाती है और फिर अमीलिया और बाकी सभी के पास आता है। इधर एमिलिया ने भी अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर लिया होता है और लिली को देखकर वो अभी भी नहीं समझ पाती कि आखिर वो कौन है। फिर उन सभी को अपनी सच्चाई के बारे में बताता है कि वो रे है जो खुद को एक लड़की में बदल लिया है
जिसे सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन रे अपने सभी दोस्तों और अपने मास्टर के घर उन सभी से मिलने के लिए जाता है। लीडिया वहाँ पर उन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी खुद को एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं। एलिसा मिस लीडिया की बहुत बड़ी फैन होती है और वो उनसे ऑटोग्राफ मांगती है, जिसे सुनने के बाद लीडिया ऑटोग्राफ दे देती है। उस ऑटोग्राफ को देखकर एलिसा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर क्लैरिस अपने बारे में मिस लीडिया को बताती है कि वो क्लेवलैंड फैमिली से है, जिसे सुनने के बाद मिस लीडिया क्लैरिस से पूछती है क्या तुम एक हंटर बनना चाहती हो, जिस पर क्लैरिस उनसे पूछती कि ये बात आपको कैसे पता चली, जिस पर मिस लीडिया बताती कि क्लेवलैंड फैमिली की एक हेड उनके पास मिलने के लिए आए थे। फिर मिस लीडिया क्लैरिस को अपना प्लेटिनियम हंटर कार्ड दिखाती है और बताती कि वो भी एक हंटर थी, पर अब उनकी इंजरी होने के बाद वो हंटर का काम नहीं कर सकती, इसलिए वो क्लैरिस से कहती है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। फिर एमिलिया अपने बारे में मिस लीडिया को बताती है और मिस लीडिया एमिलिया से कहती है कि हम दोनों बहुत बार पार्टीज में भी मिल चुके हैं। उसके बाद वो एमिलिया से कहती है कि मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर कैलरा रे को बताते हैं कि इस टूर्नामेंट में ग्रिम रिपर्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन आने वाला है, जो कि सभी नोबल्स फैमिली के बच्चों को किडनैप करना चाहता है, इसलिए हमें उनका पता लगाना होगा। रे कैलरा की बात समझ जाता है और इधर लीडिया एमिलिया से पूछती है कि तुम्हें तो रे के पास्ट के बारे में पता ही होगा, जिस पर एमिलिया बताती कि रे ने उसको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर मिस लीडिया एमिलिया को बताते कि रे बहुत ही टैलेंटेड है और वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है, जिसने कि मुझे भी सरप्राइज कर दिया और मैंने उसको सोर्सरी के बारे में सब कुछ सिखाया, पर उन्होंने कभी भी रे को ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। इसलिए वो चाहती कि एमिलिया और उसके सभी दोस्त रे को ह्यूमन हार्ट के बारे में सब कुछ बताए, क्योंकि रे बचपन से ही बैटलफील्ड में जहाँ पर उसने सिर्फ वॉर ही देखी है और वहाँ पर सभी उसके एज से बहुत ही बड़े लोग थे, इसलिए रे उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता था। फिर मैंने रे को आर्नोल्ड एकेडमी में भेजा, जहाँ वो अपने एज के सभी लोगों से मिलकर उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर पाए, जो कि उसने बचपन में मिस कर दिया था। एमिलिया मिस लीडिया की बात समझ जाती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो सभी रे के अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। उसके बाद रे और सभी वापस एकेडमी में आ जाते हैं, जहाँ पर रे और एवी दोनों रूम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर रे अगले दिन एमिलिया के साथ शॉर्ट बैटल करने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ पर वो दोनों शॉर्ट बैटल करते हैं। कुछ दिनों के बाद टूर्नामेंट वाला दिन आ जाता है। सभी एकेडमी के स्टूडेंट्स आर्नोल्ड एकेडमी में इस टूर्नामेंट के लिए आए होते हैं। प्रिंसिपल एबे इस टूर्नामेंट को शुरू करती है, जिसके बाद हम अरियान और एमिलिया को देखते हैं। अरियान एमिलिया से कहती है कि वो उससे फाइनल राउंड में मिलेगी और एमिलिया उसकी बात मान लेती है। फिर पहली फाइट एमिलिया की होती है और एमिलिया वहाँ पर हंटर क्लब के सभी मेंबर्स को देखती है, जो कि उसको चेयर करने के लिए आए होते। फिर बैटल शुरू होता है और एमिलिया इस बैटल को बहुत ही आसानी से खत्म कर देती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कर्नल बताते हैं कि एमिलिया ने बैटल शुरू होते ही अपनी सोर्सरी का यूज किया। फिर जब ओपोनेंट एमिलिया पर अटैक करने के लिए आता है, तभी वो एमिलिया के ट्रैप में फंस जाता है और इस बैटल को हार जाता है। उसके बाद रे एल्बर्ट के पास उसे रोज देने के लिए आया होता है और उसको फाइट के लिए गुड लक कहता है। एल्बर्ट ग्राउंड में आ जाता है और उसकी फाइट अरीना के साथ होने वाली होती है। इस फाइट में एल्बर्ट बहुत ही अच्छा करता है और अरीना पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी अरीना अपनी पावर का यूज करती है और एल्बर्ट को ग्राउंड से बाहर फेंक देती है, जिससे कि वो इस बैटल को जीत जाती है और एमिलिया अराइन की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ रे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा होता है। इधर कर्नल स्टेडियम में सभी स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने के लिए गाने गाते, जिसे सभी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर रे के पास हंटर क्लब का लीडर आता है और उसको अपने साथ रूम में लेकर जाता है, जहाँ लीडिया, एबे और कर्नल एक साथ बैठे हुए होते हैं और ये उन सबको वहाँ पर देखकर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये बाकी सब गार्ड्स कौन है, जिस पर एबे बताते हैं कि ये सब किंगडम के इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं। फिर मास्टर लीडिया बताती है क्लेरा, जो कि उसकी मेड है। फिर मास्टर लीडिया बताती है केरला, जो कि उसकी मेड है, वो भी एक इंटेलिजेंस एजेंट है जो कि हॉल फैमिली से है। उसके बाद कार्ला बताती है कि उसका छोटा भाई भी हाल फैमिली से है। रे ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मिस कार्ला का छोटा भाई उनके हंटर क्लब का लीडर है। फिर लीडर ले को अपना असली नाम लेक्स हाल बताता है और एबे रे से कहती है ग्रिम रिपर्स यहाँ पर सभी नोबल फैमिली के बच्चों को किडनैप करने के लिए आने वाली है, इसलिए हमें उन सभी को ऐसा करने से रोकना होगा और रे उनकी बात समझ जाता है। इधर एबिका भी अपनी बैटल को जीत जाती है, जिसे देखकर रे और एबी इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी एलिसा और क्लैरिस दोनों रे के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि एमिलिया अपने रूम से बाहर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मैक्रोस एकेडमी के लुकास ने फाइट को सिर्फ 2 सेकंड में ही जीत लिया होता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी सोच रहे होते हैं कि लुकास ने इस बैटल को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया। इधर अरियान अपने कल के बैटल के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके डैड और टियाना दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं और उसको कल के फाइट के लिए गुड लक कहते हैं। अरियान उनसे कहती है कल की बैटल वही जीतने वाली है। फिर हम रे और एवी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में वर्कआउट कर रहे होते हैं। उसके बाद रे एमिलिया के पास जाने लगता है और वो एमिलिया के रूम के बाहर एलिसा और क्लैरिस को देखता है।
क्लैरिस और अलीसा रे से कहते हैं कि एमिलिया अपने रूम से बाहर नहीं आ रही है, जिसके बाद रे उन दोनों को बताता है कि वो एमिलिया को समझा देगा। फिर रे एमिलिया को आवाज देता है और एमिलिया गेट को खोलती है, जिसके बाद रे उसके रूम में चला जाता है। रे एमिलिया से पूछती है कि उसको आखिर किस चीज की परेशानी है, जिस पर रे एमिलिया को बताते है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही परेशान है। नोबल फैमिली होने की वजह से उस पर हमेशा प्रेशर रहता है और उसको अपने फैमिली के हिसाब से चलना पड़ता है। उसने बहुत बार ट्राई किया कि वो खुद को चेंज कर सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है। इसलिए उसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो कल अरियान को हरा सकती है या फिर नहीं, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको क्या करना है। जिसके बदले एमिलिया को समझाता है कि वो उसके साथ है और हमेशा उसकी मदद करेगा, इसलिए उसको इन सब से डरने की कोई जरूरत नहीं है और अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये सुनने के बाद एमिलिया रे को हक कर लेती है और सो जाती है, और रे भी उसके साथ ही होता है। फिर रे उस बैटल को याद करने लगता है जब जंगल में एमिलिया ने उसको हरा दिया था। तब उसको एमिलिया की असली पावर के बारे में पता चला था कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगले दिन एमिलिया और अरियान के बीच में बैटल होने वाली होती है, इसलिए वो सभी आए होते हैं। रे एवी और एलिसा को बताता है कि उसने एमिलिया को समझा दिया और वो रूम में उसके साथ पूरी रात था। जिसे सुनने के बाद एवी और एलिसा दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर रे वहाँ से चला जाता है और एवी सोचने लगता है कि रे कुछ ज्यादा ही अडल्ट वाले काम कर रहा है। दूसरी तरफ क्लैरिस इस बैटल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, तभी उसके पीछे एक मास्क मैन आ जाता है। इधर रे एमिलिया के पास उसको रोज देने के लिए आया होता है। फिर एमिलिया रे को एक बार और हक करती है और बैटल के लिए चली जाती है। फिर रे के पास लेक्स आता है और उसको बताता है कि क्लैरिस और कुछ नोबल्स को ग्रिम रिपर्स ने किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ ग्राउंड में एमिलिया और अरियान की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों इस बैटल को बहुत ही अच्छे से लड़ रहे होते हैं। फिर अरियान अपनी पावर का यूज करती है और एमिलिया पर अटैक करने लगती है। इधर एमिलिया अपनी रियल पावर का यूज करने लगती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर एमिलिया अरियान से कहती कि मैं इस बैटल को नहीं हारने वाली हूँ। इधर एक क्लैरिस और बाकी सभी स्टूडेंट्स को ढूंढ लेता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे ग्रिम रिपर्स आ जाते हैं। वो सभी वहाँ पर एक बैरियर बना लेते हैं जिससे कि वहाँ पर कोई भी ना भाग सके। फिर अपनी आइस ब्लेड सोसर की पावर का यूज करता है और उन सभी से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ अरियान और एमिलिया की फाइट बहुत ही इंटेंस लेवल पर चली जाती है। अरियान अपनी पावर का यूज करके एमिलिया के सभी अटैक से बच जाती है। इधर रे अपनी पावर से सभी को फ्रीज कर देता है। फिर लेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। रे लेक्स से कहता है कि उसने सभी दुश्मनों को फ्रीज कर दिया, इसलिए वो उन सभी को पकड़ सकते हैं। फिर एक क्लैरिस को लेकर एमिलिया की फाइट को देखने के लिए चला जाता है। अरियान एमिलिया पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, जिससे कि एमिलिया डोज नहीं कर पाती है। फिर अरियान एमिलिया पर एक जोर से अटैक करती है, जिससे कि एमिलिया दूर जाकर गिरती है। एमिलिया को लग रहा होता है कि वो इस बैटल को नहीं जीत सकती, इसलिए वो हार मानने के लिए जा रही होती है। तभी रे वहाँ पर आकर एमिलिया को चीयर करने लगता है। रे को वहाँ पर देखकर एमिलिया की पावर वापस आ जाती है और वो इस बार अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक को एक्टिव कर लेती है, जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। उसको देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एमिलिया अरियान से कहती है कि अब वो इस बैटल को नहीं हारने वाली है। अरियान एमिलिया पर लगातार अटैक किए जा रही होती है, पर उसका एक भी अटैक एमिलिया को नहीं लग रहा होता है। ये देखकर अरियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से एमिलिया पर अटैक करने लगती है। फिर एमिलिया अरियान से कहती है कि वो इस फाइट को नहीं हारने वाली है। इधर कर्नल एमिलिया की पावर के बारे में बता रही होती है, जिसे उसने अचीव कर लिया होता है और इस टाइम उसको कोई भी नहीं हरा सकता है, पर उसने इस पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया है। उसके बाद हम एमिलिया को देखते हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। रे ये देखकर समझ जाते हैं कि एमिलिया की पावर ओवरहीट हो रही है। फिर एमिलिया अरियान से कहती है कि वो इस फाइट को यहीं पर खत्म कर देगी। इतने कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ते और जब ये फाइट एंड हो जाती है, तब हम देखते हैं कि एमिलिया ने इस फाइट को जीत लिया होता है और वो अरियान से कहती है कि इस फाइट में रे ने उसकी बहुत ही मदद की है। वो अरियान को थैंक्स कहती है क्योंकि उसी की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाई। फिर वो दोनों वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जैसा कि वो बचपन में रहा करते थे। इस फाइट को देखकर सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते। फिर अरियान की एमिलिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, पर अगली बार अरियान ही जीतेगी। जिस पर एमिलिया के फादर बताते कि एमिलिया अरियान से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और उसको हराएगी। फिर एमिलिया से मिलने के लिए आया होता है और एमिलिया को इस बैटल के बाद बहुत ही ज्यादा चोट लगी होती है, इसलिए उसकी पूरी बॉडी में पहले से पट्टी बंदी होती है। और एमिलिया रे से कहती है क्या उसने पहले ही मेरी रियल पावर के बारे में पता लगा लिया था। जिस पर रे बताता है कि मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में नहीं जानता हूँ, पर जब तुम मेरे साथ जंगल में फाइट कर रही थी तब मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर बहुत ही पावर है और तुम इस बैटल को जीत सकती हो। उसके बाद एमिलिया और सभी टूर्नामेंट का फाइनल बैटल देखने के लिए जाते हैं। टूर्नामेंट का फाइनल बैटल रेबेका और लुकास के बीच में होने वाला होता है। फिर जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है तो लुकास अपनी पावर को यूज करके रेबेका को एक ही अटैक में हरा देता है, जिसे देखकर रेबेका और बाकी सभी बहुत ही हैरान हो गए होते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि रेबेका इस मैच को एक ही झटके में हार गई। फिर लुकास रे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ही आइस ब्लेड सोर्सरर हो। रे लुकास से कहते हैं कि मुझे इस बात की बिल्कुल। इधर कर्नल एबे और लीडिया उन ग्रिम रिपर्स के पास जाती है जिन्हें रे ने पकड़ा था। कर्नल अपने मैजिक के यूज करके सभी ग्रिम रिपर से डांस करवाने लगती है, जिसे देखकर लीडिया कर्नल से कहती है कि तुम अपना काम जल्दी से खत्म करो। फिर कर्नल सीरियस हो जाती है और अपने मैजिक के यूज करके उन सभी के बॉस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछती है, पर वो सभी ग्रिम रिपर्स कुछ भी नहीं बताते और इतने में वो सभी मर जाते हैं। ये देखकर लीडिया सोचने लगती है कि कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है। फिर एबे सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने
जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया होता है उन सभी को स्पीच देती है। एवे उन सभी को इस टूर्नामेंट के लिए थैंक्स कहती है और बताते हैं कि उन सभी ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगले दिन रे क्लास में सभी को मेड कैफे के लिए कहता है और इस बार मेड कैफे का इवेंट करेंगे, जिसे सुनने के बाद सभी नोबल्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम मेड नहीं बनने वाले। फिर अमीलिया की बातों को याद करने लगता है कि असल में ये मेड कैफे का आइडिया अमीलिया का ही है। जब रे ने अमीलिया से इस बारे में पूछा था तो अमीलिया ने उसको बताया था कि उसको मेड्स और उनके कॉस्ट्यूम बहुत ही पसंद है। मेड अपने मास्टर के सभी ऑर्डर्स को पूरा करती है और वो सभी दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। ये सुनने के बाद रे मिस कार्ला को याद करने लगता है और उसको भी अमीलिया का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इधर क्लास में सभी बच्चे मेड कैफे के लिए मना कर रहे थे, तभी कर्नल सभी को अपनी मेड यूनिफॉर्म दिखाती है, जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते। फिर वो सभी मेड कैफे के लिए मान जाते हैं। रे और अमीलिया भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शाम को डियाना, रे और रे दोनों हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ में हम रेबेका को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ होती है। उस लड़के का नाम एवन होता है और उसने रेबेका के डैड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके डैड को विश्वास दिलाया था कि रेबेका उसके साथ सेफ रहेगी। इधर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि लोगों को मारकर उनकी स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी उस मॉन्स्टर के पास एक मास्क पहना आदमी आता है जो कि उसी का साथी होता है। वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे वेसल के बारे में पता चल गया और ब्रैडली फैमिली की सबसे बड़ी बेटी रेबेका ही वो वेसल है, इसलिए हमें जल्दी से उसको अपने कब्जे में लेना होगा। और हम इधर रेबेका को देखते हैं जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। अगले दिन रेबेका एकेडमी में फ्लावर को पानी दे रही होती है, तभी रे उसके पास आता है और रेबेका से उसकी एंगेजमेंट के लिए विश करता है, जिसे सुनने के बाद रेबेका रे को थैंक्स कहती है और बताती है कि सेमेस्टर के एंड होने तक वो एकेडमी आने वाली है। जिसके बाद रे रेबेका से कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद एकेडमी शायद से पहले जैसी नहीं रहेगी। फिर हम एमिलिया को देखते हैं जो कि एलिसा को मेड आउटफिट दिखा रही होती है। वो एलिसा को मेड बनने के लिए कहती है, जिस पर एलिसा मना कर देती है। फिर ये रूम में आता है। एमिलिया रे से कहती है कि वो एलिसा का मेड आउटफिट दिखाना चाहती है, पर एलिसा इसके लिए मना कर रही है। जिसे सुनने के बाद रे एलिसा के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मेड आउटफिट में देखना चाहता हूँ, तुम उसमें बहुत ही सुंदर और क्यूट लगोगी। ये सुनने के बाद एलिसा शर्मा जाती है और रे की बात मान लेती है। ये सब देखकर एमिलिया को गुस्सा आता है और वो रे को किक मारती है, क्योंकि उसको जलन हो रही होती है कि रे बाकी सभी लड़कियों से इतने क्लोज क्यों जा रहा है। फिर रे क्लास में जाकर देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मेड कैफे की तैयारी कर रहे होते हैं। एल्बर्ट और एवी रे से कहते हैं कि तुम्हारी स्पीच के बाद सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं, इसलिए वो सभी मेड कैफे इवेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फिर इस इवेंट के परमिशन के लिए रेबेका के पास जाता है, क्योंकि वो इस एकेडमी के स्टूडेंट कौंसिल प्रेसिडेंट है, जहाँ डियाना रे को इस इवेंट के लिए प्रपोजल दे देती है। फिर उन सभी से पूछते हैं कि आज यहाँ पर सिर्फ आप दोनों ही काम क्यों कर रहे हो, बाकी सभी मेंबर्स यहाँ पर क्यों नहीं है। जिस पर रेबेका बताती है कि ये सब मेरी एंगेजमेंट की वजह से हो रहा है। रे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब का रेबेका के एंगेजमेंट से क्या रिलेशन हो सकता है। फिर डियाना रे को बताते कि यहाँ स्टूडेंट कौंसिल मेंबर में से एक एंगेजमेंट पहले से ही इवन के साथ होने वाली थी, पर अब एवन की एंगेजमेंट रेबेका के साथ हो रही है, जिस वजह से सभी मेंबर्स रेबेका से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो सभी इसके लिए रेबेका को ब्लेम कर रहे हैं और यही रीजन है कि उन्होंने स्टूडेंट कौंसिल के काम पर आना छोड़ दिया। ये सब सुनने के बाद रे भी उनके काम में मदद करने लगता है। फिर जब रे अपना काम खत्म करके वापस जा रहा होता है, तभी डियाना रे के पास आती है। डियाना रे से कहती है कि अब वही रेबेका को बचा सकता है। रे को डियाना की बात समझ में नहीं आ रही होती है, जिस पर डियाना रे को बताती है कि उसको एवन पर सके और वो कुछ शायद से करने वाला है, क्योंकि रेबेका 3 बड़ी फैमिली में से एक है और उसके एंगेजमेंट के बारे में किसी को भी नहीं पता है और ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसलिए वो रे से कहती है कि तुम्हें उनके बारे में पता लगाना होगा। रे डियाना को विश्वास दिलाता है कि वो इन सब के पीछे का रीजन पता कर लेगा और रेबेका को भी बचा लेगा। जिसके बाद रे मास्टर लीडिया के पास जाता है। लीडिया रे से पूछती कि वो यहाँ पर किस काम से आया है, जिस पर लीडिया से रेबेका के एंगेजमेंट के बारे में पूछते कि वो इवन के साथ हो रही है। फिर लीडिया कार्ला से इवन के बारे में पूछती कि उसका कुछ पता है, जिस पर कार्ला बताती कि इवन भी एक नोबल फैमिली से है जो कि सोर्सरी में बहुत ज्यादा माहिर है और उसने इवन के बारे में ज्यादा कुछ अजीब नहीं सुना है। फिर लीडिया रे से कहती है कि रेबेका की शादी उसकी एज से पहले हो रही है और शायद से इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लीडिया कार्ला से इवन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहती, जिस पर कार्ला बताती कि वो एक वीक में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेगी। उसके बाद लीडिया रे से पूछती कि इस टाइम एकेडमी में क्या हो रहा है। रे बताते कि वो इस टाइम एकेडमी में मेड कैफे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। लीडिया रे से पूछती कि मेड कैफे में अच्छी बात क्या है, जिस पर रे बताता कि सभी को मेड्स बहुत ही पसंद होती है, उनके आउटफिट बहुत ही अच्छे और मुझे मिस कार्ला भी मेड के रूप में बहुत ही अच्छी लगती है। ये सुनकर लीडिया को जलन होने लगती है और वो भी रे से कहती कि मैं भी मेड आउटफिट ट्राई करना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद रे हंसने लगता है और मास्टर से कहते हैं कि आप से ऐसे मजाक कर रहे हैं। फिर लीडिया गुस्सा हो जाती है और रे उनसे माफी मांगने लगता है। लीडिया बताती कि वो भी इस मेड इवेंट में आने वाली, जिस पर रे मान जाता है। इधर हम रेबेका को देखती जो कि नहा रही होती है और उसके आंखों से खून निकल रहा होता है। फिर रेबेका को अपने ड्रीम में रे दिखाई देता है जो कि वॉर में लड़ रहा होता है। उसके बाद रेबेका अपने रूम में आ जाती है, तभी वहाँ पर मारिया भी आ जाती है और रेबेका से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर रेबेका बताती कि उसको कुछ भी नहीं हुआ और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। मारिया अपनी बड़ी बहन रेबेका से बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि बचपन में जब उसके बालों को लेकर मजाक उड़ाते थे तब रेबेका ने उसको बताया था कि उसके बाल बहुत ही अच्छे और घर में सभी को बहुत ही
पसंद है। फिर मारिया दोबारा से रेबेका के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम इस एंगेजमेंट से खुश हो, जिस पर रेबेका मारिया से कहती है कि तुम इन सब के बीच में मत आओ। अगले दिन रे क्लास में आता है जहाँ पर सभी गर्ल्स मेड आउटफिट में होती है। फिर रे अमीलिया को देखता है और वो मेड आउटफिट में बहुत ही अच्छी लग रही होती है। उसके बाद एलिसा सामने आती है और रे एलिसा को मेड आउटफिट में देखकर उसकी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनने के बाद अमीलिया को जलन होने लगती है और फिर से रे को पंच मारती है। तभी वहाँ पर क्लैरिस अपने गोस्ट कॉस्ट्यूम में आ जाती है और बताते हैं कि उसके क्लास में गोस्ट इवेंट रखा गया है। रे क्लैरिस से कहते हैं कि इस गोस्ट कॉस्ट्यूम में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद रे रेबेका के पास आता है और उसके साथ घूमने लगता है। रेबेका रे को बताती कि वो अपनी एंगेजमेंट के बाद एकेडमी के ड्रोम में नहीं रह सकती है, इसलिए अब उसको घर पर ही रहना होगा। तभी वहाँ पर इवेंट आ जाता है। रे इवेंट को अपने बारे में बताता है और उसके बाद रेबेका को अपने साथ लेकर जाने लगता है। इधर रे के पास लेक्स आता है और उसको अपने साथ एबी और सभी के पास ले जाता है, जहाँ पर मिस लिडिया रे को बताती कि एवन अपनी फैमिली में अकेला है, पर शायद से वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। जिस पर एबी बताती कि इवन ने सभी मीटिंग और पॉलिटिकल अफेयर को भी अटेंड किया है, इसलिए हमें उसके बारे में सब कुछ नहीं पता है। फिर लिडिया बताती कि इवन रेबेका की स्प्लिट आइस के पीछे पड़ा है और रेबेका की स्प्लिट आइस को लेना चाहता है और हमें उसको ऐसा करने से रोकना होगा। इधर हम उस मोस्टर को देखते हैं, तभी उसके पास वो मास्क पहना आदमी आता है और उससे कहता है कि हमें अपना काम अब शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद वो अपना मास्क हटाता है और हमें पता चलता है कि वो मास्क पहना आदमी कोई और नहीं बल्कि इवन ही है। इसके बाद हम रेबेका को देखते हैं जो कि याद कर रही होती है किस तरह से इवन उसकी आंखों को लेना चाहता है, पर रेबेका ने उसको सही टाइम पर रोक दिया था और इवन रेबेका से कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना वो उसकी छोटी बहन के साथ कुछ भी कर सकता है। और ये सुनने के बाद रेबेका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो दोबारा से सपना देखने लगती है जहाँ पर रेबेका वॉर में रे को देखती है। रे हावर्ड की डेड बॉडी के पास आया होता है और उसको हील करने की कोशिश करता है। उसके बाद लिडिया वहाँ पर आ जाती है और रे को वहाँ से ले जाती है। फिर अगले दिन जब रे, डियाना और रेबेका सभी स्टूडेंट्स काउंसिल के काम कर रहे होते, तभी रेबेका सोचने लगती है कि क्या उसको रे से कल के ड्रीम के बारे में पूछना चाहिए। फिर डियाना रे से कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए कोई यहाँ पर आया है। जिसके बाद रे बाहर आते तो वहाँ पर मारिया दिखती है। मारिया रे को अपने बारे में बताते कि ओ रेबेका की छोटी बहन और यहाँ पर रे से मदद मांगने के लिए आई है। फिर ओ रे को बताते कि उसकी फैमिली में मारिया को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन की तरह टैलेंटेड नहीं है, पर रेबेका को उसके लिए बहुत ही फिक्र होती थी और वो उससे प्यार करती है, इसलिए वो रेबेका को परेशान नहीं देख सकती है। और ओ रे से कहती कि तुम्हें रेबेका को बचाना होगा, वो शायद से किसी बड़े प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताना चाहती है। मारिया की बात सुनने के बाद रे उससे कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। इतना सुनने के बाद मारिया रे को हक कर लेती है और इधर रेबेका भी इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। फिर रात को जब रेबेका सोने जा रही थी तभी रे और मारिया के बारे में सोच रही होती कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इधर एबी भी रे से पूछते कि वो इतनी देर तक क्या कर रहा है, जिस पर रे बताता है कि वो इस टाइम पर लूना इतर की बुक पढ़ रहा है। एबी रे से कहता है कि तुम इस तरह की रोमांटिक बुक्स को पढ़ते हो, जिस पर रे बताता है कि तुम्हें भी इस बुक को पढ़ना चाहिए क्योंकि लूना अपने सभी बुक्स में ह्यूमन की इमोशन के बारे में अच्छे से पोएट्री करती है। फिर एबी रे से पूछते कि अभी तुम इस स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हो, जिस पर रे बताते कि वो जो स्टोरी पढ़ रहा है उसमें एक डीमन गर्ल है जो कि इंसानों से दूर रहती है, पर एक दिन उससे एक लड़का मिलने के लिए आता है, लेकिन डीमन को ह्यूमन इमोशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए वो उस ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं कर पाती, पर वो धीरे धीरे उसकी इमोशन को समझने लगती है। इधर वो लड़का भी उस डीमन गर्ल के साथ रिलेशनशिप में उसके पावर के बारे में सब कुछ जान लेता है। फिर वो उसको अवॉइड करने लगता है और एक दिन वहाँ से गायब हो जाता है। और डीमन गर्ल भी उस लड़के का वेट कर रही होती ताकि वो अपनी फैमिली को समझ सके। जिसे सुनने के बाद एवी बताता है कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, जिस पर रे बताता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। फिर जब रे सोने जाता है तभी वो अपने सपने में सभी हावर्ड की ग्रेव के सामने खड़े होते हैं। रे वहाँ पर रेबेका को भी देखता है और वो उसके पास जाता है। रेबेका रे से उसकी सच्चाई के बारे में पूछती है, जिस पर रे बताने जा ही रहा होता है, इतने में उसकी नींद टूट जाती है। रे की आंखों से भी खून निकल रहा होता है जैसा कि रेबेका की आंखों से खून निकलता है। फिर अगले दिन रेबेका से मिलता है और रेबेका रे से कहती है कि एकेडमी में फेस्टिवल शुरू होने वाला है। जैसे ही रेबेका रे से उसके बारे में पूछने जा रही होती तभी वो रुक जाती है। फिर अगले दिन एकेडमी में फेस्टिवल शुरू हो जाता है और रे का माइंड कैफे में बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। उसके बाद हम अरियान और टियाना को देखते हैं जो कि इस फेस्टिवल के लिए आए होते हैं। एमिलिया और अलीसा दोनों अरियान की मैड कैफे में खाना सर्व कर रहे होते हैं और उन दोनों को भी मैड कैफे बहुत ही अच्छा लगता है। अरियान सोच रही होती कि रे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाद वो समझ जाती कि रे यहाँ पर लिली व्हाइट बनकर आने वाला है। उसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि लिली व्हाइट बन के आया होता है और उसको देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं क्योंकि रे दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है और वो मारिया को खाना सर्व करता है। रे को सर्व करते हुए देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इधर अरियान को ये यकीन नहीं हो रहा होता कि रे लड़की बनकर आया है। फिर रे रेबेका के साथ फेस्टिवल एंजॉय करने चला जाता है और वो दोनों साथ में मिलकर पूरा फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। रेबेका रे को थैंक्स कहती है कि उसने उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है।
फिर रेबेका रे को बताती है कल फायरवर्क होने वाला, तो क्या वो उसके साथ कल फायरवर्क देखने के लिए आएगा। इतना कहने के बाद रेबेका रूम में चली जाती है। इधर मारिया लिली व्हाइट के साथ फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसके बाल भी व्हाइट होते हैं। वो मारिया से कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन की जान खतरे में, और वो ये सुनने के बाद मारिया हैरान हो जाती है। इधर लीडिया रे को भी यही बताती है कि रेबेका की जान खतरे में और रे ही उसको बचा सकता है। फिर वहाँ पर रेबेका के फादर आ जाते और वो आइस ब्लेड सोर्सर से रिक्वेस्ट करने लगते कि वो उसकी बेटी को बचा ले। उसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। तभी एवी रे से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हम उस मोस्टर और एवन को देखते हैं। एवन बताता है कि हमें बस कल तक का वेट करना है, जिस पर मोस्टर बताते हैं कि वो तो बस उस आइस प्लेट सोर्सर को खाना चाहता है। इधर रेबेका की आंखों से खून निकले जा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा दर्द की वजह से रो रही होती है। रूम के बाहर मारिया अपनी बड़ी बहन की आवाज सुनकर टेंशन हो रही होती है और उससे ये सब देखा नहीं जा रहा होता है। फिर अगले दिन रेबेका रे के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो मारिया को बचा ले और उसका ध्यान रखे, जिस पर रे मान जाता है। फिर वो लिली व्हाइट बनकर मारिया का ध्यान रखने लगता है। इधर दूसरी तरफ एवन रेबेका को अपने साथ टेलीपोर्ट करके लेकर जा रहा होता है और ये सब रे को सेंस हो जाता है, जिसके बाद रे अमेलिया से कहते हैं कि उसको कोई जरूरी काम करना है, इसलिए वो जा रहा है। एवी और बाकी सभी एमिलिया से पूछती है कि रे को क्या हुआ है, वो कहाँ जा रहा है। इधर एवन और उस मोस्टर ने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया होता है। एवन रेबेका को कास्टल में लेकर जाता है जो कि जंगल के बीच में होता है। फिर वो उस कास्टल के ऊपर एक बैरियर बना देता है जिससे कि कोई भी उस कास्टल के अंदर ना आ पाए, और इधर रे भी उस मोस्टर से लड़ रहा होता है। तभी कुछ मास्क पहने लोग रे पर अपने मैजिक से अटैक करते हैं, पर रे उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद रे देखता है कि उसके सभी दोस्त उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर उन सभी मोस्टर से लड़ने लगते हैं। तभी वो मोस्टर अमेलिया पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रे उसको रोक देता है। उसके बाद एवन उस मोस्टर से कहता है कि हमें कास्टल में जाना होगा, और वो दोनों उस कास्टल में चले जाते हैं। रे रेबेका के फादर को याद करने लगता है। उन्होंने बताया था कि उनकी फैमिली पर एक कर्स है, जिस वजह से हर 100 साल बाद उसकी फैमिली में एक मेंबर को पास स्पिरिट आइस आती है। इस बार वो कर्स रेबेका पर है और वो उस स्पिरिट आइस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसलिए जब रेबेका 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती तो इस कर्स का असर मारिया पर भी हो सकता है। यही रीजन है कि रेबेका के फादर यहाँ पर रे से हेल्प मांगने के लिए आए हैं। इधर एवन और मोस्टर रेबेका के पास आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 और एवन हैं। फिर उनमें से एक एवन अपने असली रूप में आता है और हमें पता चलता है कि वही लेडी है जो कि मारिया को मिली थी। फिर एवन उससे कहता है कि तुम हर बार मेरे प्लान को खराब कर देती हो, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। इतना कहने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है, पर वो उस अटैक से बच जाती है। उसके बाद वो रेबेका को दूसरी जगह पर भेज देती है और इधर एवन को भी दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। फिर वो मारिया से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रे यहाँ पर आ चुका है। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और वो मोस्टर रे से पूछते हैं क्या तुम आइस ब्लेड सोर्सर हो। फिर वो मोस्टर रे पर अटैक करने जा ही रहा होता है, तभी उसके आगे एक मिरर आ जाता है। फिर वो लेडी रे के पास आती है और रे को अपना नाम एलिस बताती है। एलिस रे से कहती है कि वो फैब्रिकेशन सोर्सर है, जिसे सुनने के बाद रे उससे पूछते कि ये सब तुमने किया था। जिस पर लाइस बताते कि मिस लिडिया और बाकी सबको मेरे प्लान के बारे में पहले से ही पता है। फिर वो रे से कहते कि तुम रेबेका को बचा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास क्रोनोस लॉक है, जिससे कि तुम उसके अंदर की ओवरहीटिंग को रोक सकते हो। और रे एलिस की बात समझ जाता है। इतना कहने के बाद एलिस वहाँ से एवन के पास चली जाती है। इधर रे उस मोस्टर से कहते हैं कि तुम्हारा नाम ग्लूटोन है, जिसे सुनने के बाद ओ रे से पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में जानते हो। जिस पर रे बताता है कि तुम वो सोर्सर हो जो कि दूसरे सोर्सर के इंग्राम को खाते। फिर ग्लूटोन रे से कहता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद खा जाऊंगा, जिससे कि मुझे और भी ज्यादा पावर मिलेगी। उसके बाद रे और उस मोस्टर में फाइट होने वाली होती है। दूसरी तरफ एवन लिस से कहते हैं कि वो इस बार नहीं हारेगा। इतना कहने के बाद वो एक इंजेक्शन अपने ब्रेन में इंजेक्ट कर लेता और उसके बाद वो मोस्टर में बदल जाता है। लिस एवन से कहते हैं कि मुझे इस बारे में पहले से ही पता है, इसलिए ये मुझ पर काम नहीं करने वाला है। फिर वो अपनी पावर को यूज करके इवन के इंग्राम को खत्म कर देती है, जिसके बाद इवन जमीन पर नीचे गिर जाता है। इवन एलिस से पूछते हैं क्या तुम ही सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सर हो। जिस पर लिस बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सर आइस ब्लेड सोर्सर ही होते हैं, क्योंकि वो खुद एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उस डायमेंशन को भी रूल कर सकता है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सर आइस ब्लेड सोर्सर ही होते हैं। ये सुनने के बाद एवन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इधर उस मोस्टर से लड़ रहा होता है। फिर हम एमिलिया और सभी को देखते हैं जो कि मोस्टर को खत्म करने के बाद थक चुके होते हैं। वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने इतने सारे मोस्टर को हराया। तभी वहाँ पर कुछ और मोस्टर आ जाते हैं। फिर वो सभी उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिडिया अपने आइस ब्लेड से उन सभी अटैक को खत्म कर देती है। एमिलिया और सभी देखते हैं कि मिस लिडिया और उनके साथ बाकी सभी ग्रैंड सोर्सर भी यहाँ पर आए होते हैं। फिर उसके बाद वो सभी एक एक करके अपनी पावर से सभी मोस्टर को खत्म करने लगते हैं। ये देखकर एमिलिया और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर उस ग्लूटोन मोस्टर से लड़ रहा होता है और वो रे पर बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहा होता है, जिससे कि रे दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत भी खराब हो चुकी होती है। इधर रेबेका को भी रे की फिक्र हो रही होती है। तभी मारिया रेबेका से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, आज तुम्हारी वजह से मुझे और रे को इतना सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने कभी भी अपनी परेशानी के बारे में हमें नहीं बताया। दूसरी तरफ अब ग्लूटोन रे को दीवार में मारता है और उसको खत्म करने के लिए जा ही रहा होता है।
तभी रे अपनी पावर का यूज करके एक सोड बनाता है जिससे कि ग्लूटोन एक ही अटैक में रोक देता है। फिर वो अपनी पावर से ग्लूटोन को फ्रीज कर देता है और उसके बाद वो जमीन पर नीचे गिर जाता है क्योंकि रे ने इस फाइट में अपनी पूरी पावर का यूज कर दिया होता है और वो थक चुका होता है। फिर जब रेबेका रे के पास जाने लगता है तभी मारिया उसको रोक देती है और रेबेका से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वो रेबेका को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद रेबेका और मारिया के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर रेबेका मारिया से कहती है कि ये सब उसने उसके लिए ही किया है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती है। इतना कहने के बाद रेबेका रोने लगती है और उसके अंदर ओवरहीटिंग शुरू हो जाती है। इधर रे को भी होश आ जाता है और वो रेबेका की ओवरहीटिंग को देखने लगता है। रे लिस से पूछते हैं क्या इवन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, जिस पर लिस बताते हैं कि ईमन ने डीवन की वजह से अपनी ह्यूमैनिटी को खो दिया था। तभी वहाँ पर एमिलिया और बाकी सब भी आ जाते हैं पर लिडिया उन्हें आगे जाने से मना कर देती है और बताती है कि ओवरहीटिंग प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। फिर रे मारिया के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी बड़ी बहन को बचा लेगा, जिसके बाद रे रेबेका के पास आता है और रेबेका रे से कहती है कि उसने अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत ही बुरा किया है, इसीलिए शायद से वो उसको हेट करती है। फिर रे रेबेका को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुमसे बहुत ही प्यार करती है। और इतना कहने के बाद रे अपने क्रोनोस लॉक को एक्टिव करता है। फिर वो रेबेका की ओवरहीटिंग को रोक देता है और इधर ये बात रेबेका के फादर को भी पता चल जाती है। उसके बाद हम रेबेका को देखते हैं जो कि रे का वेट कर रही होती है क्योंकि रे ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ फायरवर्क देखेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एमिल आ जाती है और वो रेबेका से कहती है कि रे गर्ल्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए उसको रे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि रे किसका होगा। फिर वहाँ पर एलिसा और क्लेरिस भी आ जाते हैं और उसके बाद रे वहाँ पर आता है और सभी के साथ मिलकर फायरवर्क देखने लगता है। अगले दिन रे अपने दोस्तों के साथ हावर्ड की ग्रेव के पास आता है और उससे कहता है कि अब मेरे पास बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फिर जब रे वापस से एकेडमी में जा रहा था तभी उसके सामने एरिन आ जाती है और रे से कहती है कि तुम मेरे साथ मैजिक वॉर में हिस्सा लेने वाले हो, जिसे सुनने के बाद रे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि एक बड़े से मोस्टर को हरा देती है और सोचने लगती है कि उसका बड़ा भाई इस समय कहाँ होगा। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।